नमस्कार। समाजशास्त्र बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की कक्षा में आपका इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। कल हमने बात करी थी फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में, हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि विज्ञान का दर्शन क्या है, और उसमें हमने 3 तरह के दृष्टिकोणों की चर्चा की थी कि लोग विज्ञान शब्द के बारे में सुनते ही क्या क्या राय प्रस्तुत करते हैं या अपने अंतर्मन में वो रखते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विज्ञान शब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है। विज्ञान जगत में वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान को 3 तरीकों से परिभाषित किया गया है। पहला, विषय वस्तु के रूप में विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, उपागम पद्धति मैथडोलॉजी के संदर्भ में विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। और तीसरा, विषय वस्तु एवं उपागम पद्धति इन दोनों के समन्वित रूप से विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया जाए, ये प्रयास किया गया है। तो आज हम विज्ञान के वैज्ञानिक अर्थ की चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत कक्षा में हमने ये बात करी थी, विगत जो कालांश था उसमें हमने ये चर्चा करी थी कि सामान्य व्यक्ति विज्ञान के संदर्भ में या तो ये सोचता है कि जो विशेष प्रकार की वेशभूषा या आवरण को पहने हुए व्यक्ति प्रयोगशाला में जटिल प्रकार के उपकरणों से घिरा हुआ हो, समाज से कटकर वो अधिकतर समय उसी में लगाता हो और कुछ गंभीर तरह की वो चर्चाएं करता हो, विलक्षण प्रतिभा का वो धनी हो, या फिर वो नए नए उपकरणों का विकास से जुड़ा हुआ हो, वो विभिन्न प्रकार के टीकों और खोजों से अपने आप को संबंधित रखता हो। अथवा हमने ये चर्चा करी थी कि वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, बॉटनी से, जियोलॉजी से, मैथमेटिक्स से अपने आप को सब संबंधित रखता हो। अथवा फिर वो मानव विज्ञानों के रूप में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह के विषय से अपने आप को जुड़ा रखता हो। ये इस तरह की धारणाएं विज्ञान के बारे में हमने सरसरी तौर पर फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर इनकी चर्चा करी थी। अब हम बात करें कि वैज्ञानिक अर्थ विज्ञान का क्या है। तो पहली बात, विषय वस्तु के रूप में विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। विषय वस्तु के रूप में सामान्यतया विज्ञान को एक व्यवस्थित एवं संचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो भी, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो अथवा समाज से संबंधित हो, वो ज्ञान व्यवस्थित हो और वो पीढ़ियों के अनुभव से संचित किया गया हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान हमारे पुरानी पीढ़ियों के द्वारा संचित है और वो केवल मात्र संचित ही नहीं अपितु वो व्यवस्थित है, वो तार्किक है, एक के बाद एक क्रम से उसको व्यवस्थित किया गया है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब अगर इस बात को हम विज्ञान के मान लें कि केवल व्यवस्थित तथा ज्ञान को उचित तरीके व्यवस्थित तथा संचित जो ज्ञान है उसी को हम विज्ञान कहें, तो हमें जो तर्कशास्त्रीय तर्क और जो धर्मशास्त्र है उसको भी प्राकृतिक विज्ञान के समान ही मानना पड़ेगा। इसलिए जितना ज्ञान व्यवस्थित है और जितना ज्ञान संचित है, उस व्यवस्थित और संचित ज्ञान का विश्लेषण, उसकी विषय वस्तु की विस्तृत जांच कर लेने की आवश्यकता होती है।
जिसके आधार पर हम वैज्ञानिक ज्ञान और धर्मशास्त्रीय ज्ञान में भी अंतर कर पाएँ। स्टुअर्ट चेज ने एक पुस्तक लिखी है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उसमें वो कहते हैं कि विज्ञान पद्धति का सहगामी है, न कि विषय वस्तु का, कि केवल विषय वस्तु से ही हम विज्ञान की व्याख्या नहीं कह सकते, अपितु एक पद्धति विज्ञान की होनी आवश्यक है। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे जो बिंदु है जिसमें उपागम पद्धति के आधार पर विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। डेफिनेशन ऑफ साइंस एज मेथड ऑफ अप्रोच, उसकी हम चर्चा करें। इसमें एल बर्नार्ड ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए ये बताया है, उन्होंने एक संपादिक पुस्तक लिखी है एल बर्नार्ड ने, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें उन्होंने ये बताया है कि विज्ञान है उसकी परिभाषा प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होने वाली प्रक्रियाओं के रूप में की जा सकती है। ये 6 प्रकार की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा परिमार्जन। ये 6 तरह की प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं को अपनाता है कोई भी विषय, किसी भी विषय वस्तु के अंदर इन 6 प्रकार की प्रक्रियाओं की बात होती है तो उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। तो विज्ञान एक उपागम पद्धति के रूप में वह निश्चित तरीका, प्रक्रिया व विधि है जिसके माध्यम से प्रकृति में निहित महत्वपूर्ण वेरिएबल्स एवं उन वेरिएबल्स के पारस्परिक संबंधों और उन संबंधों की विशेषताओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। कि जितने भी चर हैं उन चरों के आपसी संबंधों की व्याख्या जिस प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है उसको हम विज्ञान कहेंगे। प्रकृति के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं? जो समय के साथ साथ वेरी करे, जो परिवर्तनशील है वो चर। तो प्रकृति के अंदर उपस्थित मानव व्यवहार से संबंधित जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उनकी और उन चरों के बीच के संबंधों की व्याख्या करने के लिए जिस प्रक्रिया की अनुपालना, जिस प्रक्रिया की पालना या अनुसरण किया जाता है उसको हम विज्ञान कहें, और ये प्रक्रिया है उसको उपागम पद्धति कहा जाता है। उपागम पद्धति के रूप में विज्ञान को परिभाषित करते हुए विलियम जे गुडे और पॉल के हार्ट ने मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में कहा है कि विज्ञान संपूर्ण आनुभविक संसार अर्थात वह संसार जो व्यक्ति के द्वारा अनुभूत एवं सुग्राह्य है की एक उपागम पद्धति है, की एक उपागम पद्धति है। इसके अतिरिक्त यह एक उपागम है जिसका उद्देश्य परम सत्य अथवा रूपांतरण का प्रतिपादन करना नहीं है, कि ये कोई अल्टीमेट ट्रुथ की बात नहीं करता। उपागम पद्धति किसी अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करने की बात नहीं करती है, अपितु जो भी संसार में अनुभूत और सुग्राह्य है आदमी के द्वारा, उसको खोजने का जो प्रविधि है, विधि है, उसका नाम विज्ञान है। ये एक विश्लेषण का ढंग है जो वैज्ञानिक यदि तब के रूप में प्रस्ताव अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है। ये बात कही है विलियम जे गुडे, पॉल के हार्ट ने। तो ये जो 2 तरह की चर्चा अभी तक हमने की है, एक विषय वस्तु के रूप में विज्ञान की बात करी है और दूसरी उपागम पद्धति के रूप में हमने विज्ञान की बात की है। इन दोनों की अगर हम चर्चा करें तो अब हम ये पाते हैं कि विज्ञान केवल मात्र कोई विषय वस्तु का नाम ही नहीं है, अपितु इसमें उपागम पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ तक कि जो द्वितीय तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं उन्होंने तो केवल उपागम पद्धति को ही विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है कि कोई भी ज्ञान
यदि जिस तरह से ये 6 तरह की प्रक्रियाएं बताई हैं, उन 6 तरह की प्रक्रियाओं के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तो वो विज्ञान है। अब तीसरी बात आती है कि विज्ञान की हम विषय वस्तु एवं उपागम पद्धति दोनों के आधार पर एक समन्वित परिभाषा देने का प्रयास करें। यहाँ ये कहा गया है कि केवल उपागम पद्धति भी विज्ञान नहीं है और ना ही केवल एक विषय वस्तु विज्ञान है, अपितु ये दोनों ही, विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है और उपागम पद्धति भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जेम्स बी कोनांट ने एक पुस्तक लिखी है, साइंस एंड द कॉमन साइंस। ये येल यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश की हुई पुस्तक है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि विज्ञान अवधारणाओं तथा अवधारणात्मक योजनाओं की एक ऐसी परस्पर संबंधित सूची है जो प्रयोगकरण और अवलोकन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। कि विज्ञान क्या है, इसमें जितनी भी अवधारणाएं हम काम में लेते हैं या फिर नई अवधारणाओं की हम रचना करते हैं, इनकी एक ऐसी परस्परित संबंधित ये सूची है जिसका निर्माण एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इन दोनों के आधार पर किया जाता है। तो ये इससे स्पष्ट है कि विज्ञान में विषय वस्तु जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही उपागम पद्धति महत्वपूर्ण है, और जितनी उपागम पद्धति महत्वपूर्ण है उतनी ही विषय वस्तु इसमें महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान के अंदर जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, वह वैज्ञानिक ज्ञान 3 प्रकार की विशेषताओं वाला होना चाहिए। विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान परस्पर संबंधित हैं। वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान के अंदर होता है और विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान के बिना निर्मित नहीं होता। तो वैज्ञानिक ज्ञान की अगर हम चर्चा करें तो वैज्ञानिक ज्ञान एक तो निश्चित होना चाहिए। ऐसा कौन सा ज्ञान हो जिसको हम वैज्ञानिक ज्ञान कहें, जिसमें निश्चितता हो, जो परिस्थितियों और समय के साथ बदले नहीं, वो वैज्ञानिक ज्ञान होगा। जो संदेह का जिसमें कहीं कोई स्थान नहीं हो, वो वैज्ञानिक ज्ञान होगा। जो वैज्ञानिक ज्ञान, जैसे हम ये कहें कि लोहा एक धातु है, पारा एक धातु है, ये निश्चित है, ये समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से ये प्राकथन कभी भी बदलता नहीं है। तो वैज्ञानिक ज्ञान श्रेष्ठ होगा, निश्चित होगा। तो निश्चितता की उसमें विशेषता होनी चाहिए। दूसरा है कारणता, कॉजेलिटी। विज्ञान में जितना भी जो ज्ञान है वो कारण और परिणाम, कार्य और कारण से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक ज्ञान के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण की परिणाम से तार्किक व्याख्या जुड़ी हुई रहती है, और वो हमेशा वो कारण और परिणाम आपस में जुड़े रहते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मलेरिया का कारण क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर का काटना। तो जब जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जैसे ये कहा गया है कि जो कंठ रोग है डिफ्थीरिया, वो डिफ्थीरिया क्लीब्लोफ्लर बेसिलस कोर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया के द्वारा फैलता है। तो ये भी इसका कारण और परिणाम है। ऐसे जैसे चेचक के पीछे चेचक के वायरस हैं, हैजा के पीछे हैजा के विषाणु हैं। अभी जिस हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं इन दिनों में, उस कोविड-19 के पीछे कोरोना वायरस है। तो ये कारणता वाला है। तो वैज्ञानिक ज्ञान में हमेशा कारण और परिणामों का जुड़ाव होता है और उनकी व्याख्या भी एक दूसरे के साथ ही की जाती है, समन्वित व्याख्या होती है। तीसरा है सामान्यता, जनरलिटी। विज्ञान के अंदर जो भी ज्ञान है वो सामान्य होता है, अर्थात प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर समान रूप से लागू होता है। अगर जिन कारणों की हमने बात की है वो कारण उपस्थित होंगे तो वो जो भी परिणाम है वो परिणाम उद्घाटित होंगे ही।
जैसे हम ये कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये ना केवल हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अपितु दुनिया के सुदूर कोने में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति और हमसे बाद में आने वाले और पहले वाले भी इस तरह की ही चर्चाएं उन्होंने करी है और करेंगे। तो ये है सामान्यता। तो वैज्ञानिक ज्ञान निश्चित होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण या कारणों का समूह होता है और वह सामान्य होता है। इन तीन विशेषताओं के से निर्मित वैज्ञानिक ज्ञान ही विज्ञान का निर्माण करता है, यही उसकी विषय वस्तु में सम्मिलित होता है और यही सारी चीज़ें फिर आगे चलकर उपागम पद्धति में भी सम्मिलित होती हैं। और जो फिलॉसफी ऑफ साइंस की बात हमने पिछले कालांश से शुरू की थी, उसमें भी जैसे जैसे हमने ये बात की कि प्रारंभ में ये चर्चा रही है एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो संज्ञानात्मक मानचित्र विज्ञान और वैज्ञानिक के प्रति प्रारंभिक तौर पर पनपा था, उसके आगे परिष्कार के लिए ये सारी चीज़ें जो हमने वैज्ञानिक ज्ञान की विशेषताओं की बात करी है, विषय वस्तु की बात करी है, हमने उपागम पद्धति की बात की है, ये जैसे जैसे स्पष्ट होती गई, अनुभविक ज्ञान और संचित ज्ञान व्यवस्थित रूप से जुड़ता चला गया, वैसे ही फिलॉसफी ऑफ साइंस में प्रारंभिक जो छवि एक विज्ञान और विज्ञानवेत्ता की बनी थी, वो धीरे धीरे जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, इनसे होते होते सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, इन विषयों तक आई और मानविकी की बात भी करने लगे, जिसमें लिटरेचर है, म्यूजिक है, आर्ट है, ये सारी चीज़ें भी उसमें आ गई। तो मानविकी, सामाजिक और प्राकृतिक ज्ञान, ये सारी चीज़ें भी समय के साथ व्यवस्थित और जो संचित ज्ञान है वो और उसके साथ उपागम पद्धति जुड़ी, इन सब की वजह से हम फिलॉसफी ऑफ साइंस की बात करें और विज्ञान की बात करें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में विज्ञान को केवल प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित करके ही जोड़ा जाता था। फिलॉसफी ऑफ साइंस में हमने एक संक्षिप्त चर्चा ये करी थी कि विज्ञान का प्रादुर्भाव जादू और धर्म जहाँ विफल हुआ वहाँ से होता है। तो जादू और धर्म से लेके प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों से सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों से मानविकी का जो विषय है, वहाँ तक विज्ञान की यात्रा ये फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर सम्मिलित हम कर सकते हैं। धन्यवाद।